हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद जो एक अंग है उसका संगठन किस प्रकार हुआ और इसकी क्या भूमिका है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद और पांचवा हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा छठा है सचिवालय। ठीक है, तो 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएनओ के, जिसमें से एक सुरक्षा परिषद भी है। और इस वीडियो में आप जानेंगे सुरक्षा परिषद का संगठन किस प्रकार हुआ एवं सुरक्षा परिषद की क्या भूमिका है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, अंग्रेजी में इसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं सुरक्षा परिषद को। राष्ट्र संघ जो था ना, लीग ऑफ नेशंस, उसका जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के निर्माताओं, उसे बनाने वालों के दिमाग में यह कॉन्सेप्ट जगा दिया, उत्पन्न कर दिया कि पूरे विश्व समुदाय के अंदर एक 5 महाशक्तियों का भी समुदाय विद्यमान है, जिनकी मित्रता एवं एकमत पर ही विश्व की शांति एवं सुरक्षा कायम रह सकती है। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया है कि लीग ऑफ नेशंस आया था सबसे पहले अस्तित्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस के विफल रहने पे इसका अंत हुआ और उसके बाद जो है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था लीग ऑफ नेशंस के रहते हुए, तो इसका कोई महत्व नहीं बचा और इसका अंत हो गया। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को स्थापित करने के लिए। तो राष्ट्र संघ का जो विघटन हुआ, उसका अंत जो हुआ लीग ऑफ नेशंस का, उसका एक्सपीरियंस ने यूएनओ बनाने वालों के दिमाग में यह कॉन्सेप्ट डाल दिया कि पूरा विश्व का जो समुदाय है उसमें 5 महाशक्ति है जिनका समुदाय है और जिनके दोस्ती एवं एकमत जो यूनिटी जो है, एकता जो है, उस पर ही विश्व की शांति एवं सुरक्षा कायम रह सकती है। इसीलिए डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें इस तथ्य पर ज़्यादा बल दिया गया था कि ऐसे कार्यपालक अंग की स्थापना की जाए जिसकी सदस्यता सीमित हो, जिसमें 5 बड़े राष्ट्रों को प्राथमिकता हो, जो विश्व में शांति एवं सुरक्षा की रक्षा के लिए पुलिस दायित्व से संपन्न हो, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सजग प्रहरी का कार्यभार ग्रहण कर सके, जिसका सत्र कभी भी समाप्त ना हो और जो शांति के लिए संकट सिद्ध होने वाले शांति भंग अथवा आक्रामक कृत्यों की विद्यमानता पर जल्दी से निर्णय लेकर उनके निराकरण के लिए तुरंत एवं प्रभावी कार्यवाही करने में पूरी तरह से सक्षम हो। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताओं ने, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया, उन्होंने विश्व संस्था की पूरी शक्ति को सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में निहित कर दी है। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत ही छोटा सदन है, लेकिन उसकी शक्ति महासभा की अपेक्षा बहुत व्यापक है। ठीक है, महासभा जो है ना, जनरल असेंबली, उससे यदि सुरक्षा परिषद की तुलना की जाए तो ये बहुत ही छोटा सदन है, लेकिन उसकी सुरक्षा परिषद की जो शक्ति है वह जनरल असेंबली से बहुत ज़्यादा है। यदि महासभा मानवता की सबसे बड़ी सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालिकीय अंग है। पामर और पर्किंस ने सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा है। एच डॉक्टर ने इसे संघ की प्रवर्तन भुजा तथा डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। संकट का समय हो या शांति का, संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंग कार्य कर रहे हो या ना कर रहे हो, वर्ष का कोई समय हो या कैसा ही मौसम हो, सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती ही रहती है। सुरक्षा परिषद के संगठन की यदि बात करें तो चार्टर जो होता है ना, चार्टर यानी कि हर एक देश का एक संविधान होता है, वैसे ही पूरे विश्व स्तर पर
वर्ल्ड लेवल पर एक संविधान है जिसे चार्टर कहा जाता है। ठीक है, तो चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम दिए गए हैं। इसके अनुसार परिषद में मूलतः 5 स्थायी और 6 अस्थायी कुल 11 सदस्य होते थे। ठीक है, चार्टर के 5वें अध्याय के अनुसार परिषद में सुरक्षा परिषद में मूलतः 5 स्थायी और 6 अस्थायी कुल 11 सदस्य होते थे, लेकिन सितंबर 1965 में चार्टर के संशोधन द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया, यानी कि चार्टर के जो अस्थायी सदस्यों की संख्या इसलिए बढ़ाई गई कि सन 1945 ईस्वी के बाद संघ के सदस्यों की संख्या दुगनी से भी अधिक हो गई और छोटे छोटे सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद में सिक्योरिटी काउंसिल में ज़्यादा स्थान की मांग करने लगे। इसीलिए महासभा यानी जनरल असेंबली ने यह निर्णय लिया कि 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों में से, 1 पूर्वी यूरोप में से, 2 दक्षिणी अमेरिका और बाकी 2 पश्चिमी यूरोप से तथा अन्य राज्यों में से होनी चाहिए। इस प्रकार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 हो गई। 15 जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी। चीन, फ्रांस, रूस ने सोवियत संघ का स्थान ले लिया है। ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व रहेगा, इनकी सदस्यता भी बनी रहेगी। ठीक है, स्थायी सदस्य जो परमानेंट मेंबर का अर्थ क्या है कि जब तक सुरक्षा परिषद एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, तब तक इसकी सदस्यता 5 सदस्य जो है स्थायी, उनकी सदस्यता बनी रहेगी। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन चुनाव महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। सदस्यों का निर्वाचन करते समय महासभा संगठन के उद्देश्यों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के योगदान का तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता का ध्यान रखेगी। जिस देश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसे उसी साल फिर से उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं ना, उनका हर 2 वर्ष में महासभा जो है निर्वाचन करवाती है। ठीक है, निर्वाचन करती है अपने 2/3 बहुमत से। ठीक है, 2/3 बहुमत से। और सदस्यों का निर्वाचन करते समय महासभा संगठन के उद्देश्यों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के योगदान का तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता का ध्यान रखेगी। और जिस देश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसी साल उसको फिर से उम्मीदवार होने का अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, अस्थायी सदस्यों के प्रथम निर्वाचन में 3 सदस्य 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए थे। 14 नवंबर 1970 को भारत सहित 19 कूटनिरपेक्ष देशों ने सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव महासभा में पेश किया। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि परिषद की सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी जाए। गुटनिरपेक्ष देशों का तर्क यह था कि इससे तीसरी दुनिया के देशों को, यानी जो कमजोर देश है, उनको परिषद में समुचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। अमेरिका और सोवियत संघ का मत था, उनका मानना था कि इससे सुरक्षा परिषद की कुशलता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ जो है तीसरी दुनिया के देशों को परिषद में शामिल नहीं करना चाहते थे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। इस प्रकार हम देखते हैं कि महासभा की से उलट, इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सदस्यता सीमित कर दी गई है। आजकल इसकी सदस्य संख्या 15 है, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं एवं दूसरे 10 अस्थायी सदस्य हैं। सन 1945 में ही इन 5 स्थायी सदस्यों का नाम उल्लेख कर दिया गया था।
क्योंकि उस समय यही अवधारणा की गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन 5 राष्ट्रों के अलावा और कोई महान शक्ति विद्यमान नहीं थी जो विश्व में शांति एवं सुरक्षा कायम रखने में सक्षम प्रतीत हो। वास्तव में यह उस समय का एक राजनीतिक निर्णय था तथा इन 5 स्थायी सदस्यों के नाम उल्लेख ने चार्टर में गतिशीलता की जगह स्थायित्व के तत्वों का समावेश करने का प्रयास किया था। चार्टर के अंगीकार करने के बाद कम से कम 25 वर्षों तक स्थायी सदस्यों की सूची स्थिर रही और उस सूची में कोई परिवर्तन नहीं दिख पाया, लेकिन साम्यवादी चीन के इंटर करने के बाद, उसके प्रवेश करने के बाद यह प्रमाणित हो गया कि चार्टर विधि स्थिर नहीं है, गतिशील है। विश्व की महान शक्तियों की सूची भी परिवर्तनशील है। सन 1945 ईस्वी में तथाकथित 5 बड़े स्थायी सदस्य राज्यों में चीनी गणराज्य को भी रखा गया था, लेकिन सन 1971 में उसे स्थायी सदस्यों की सूची से निष्कासित कर साम्यवादी चीन को स्थायी सदस्य बनाया गया। इस परिवर्तन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के जो संस्थापक थे उनके द्वारा विनिर्दिष्ट स्थायी सदस्यों की सूची तर्कहीन थी। परिषद की कार्यप्रणाली। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक प्रतिनिधि रहते हैं, अतः इस परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं। ठीक है। सुरक्षा परिषद का जो सुरक्षा परिषद में हर देश का एक प्रतिनिधि होता है। हर एक देश नहीं, मतलब वो सदस्य देश, सुरक्षा परिषद का सदस्य देश जो होता है सिर्फ एक प्रतिनिधि रहते हैं। इस प्रकार परिषद में क्योंकि 15 सदस्य है ना, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, तो इस प्रकार 15 सदस्य उसमें उपस्थित होते हैं, जिससे गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करने और निर्णय देने में सुविधा होती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि संघ के मुख्य कार्यालय में बना रहता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय ऐसे मामलों से है जिसमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रित करना आदि से है। लेकिन अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों सब्सटेंटिव मैटर्स में निर्णय के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि 5 स्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हो। इस प्रकार प्रत्येक स्थायी सदस्य को सभी महत्वपूर्ण विषयों में निषेध अधिकार यानी वीटो पावर जो है प्राप्त है, लेकिन साथ ही यह भी नियम है कि झगड़े से संबंधित दल मतदान नहीं करता। यदि कभी सुरक्षा परिषद में ऐसे विषय पर विचार होता है जिससे संयुक्त राष्ट्र के किसी ऐसे सदस्य राज्य के विशेष हितों पर प्रभाव पड़ता हो जो सुरक्षा परिषद का सदस्य न हो, तब वह राज्य सुरक्षा परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। कार्य एवं क्षेत्राधिकार। प्रमुख रूप से सुरक्षा परिषद जो है विश्व शांति एवं सुरक्षा का कार्य करता है। विश्व शांति एवं सुरक्षा उसका कार्य क्षेत्र है। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषयों में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी ऐसे कार्य हैं जो सुरक्षा परिषद महासभा से मिलकर करती है, बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का स्वयं निर्णय करती है, यद्यपि महासभा उनके संबंध में चर्चा एवं सिफारिश कर सकती है। जहाँ तक शांति एवं सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है, केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती है।
यदि सुरक्षा परिषद यह निर्णय करती है कि किसी परिस्थिति से विश्व शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है या शांति भंग हो रही है एवं यदि किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया है, तो उसे कूटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्यवाही का आदेश करने का अधिकार है एवं सदस्य राष्ट्र जो है चार्टर की इच्छा के अनुसार उक्त निर्णय को मानने एवं लागू करने को बाध्य है। नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने के क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी जो नए मेंबर्स होते हैं ना, उसको मेंबरशिप देने के लिए सुरक्षा परिषद जो है उसको महासभा से ज़्यादा डिसीजन लेने का अधिकार मिला हुआ है, उसको प्राप्त है। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसे महासचिव सुरक्षा परिषद के विचार के लिए भेज देता है। सुरक्षा परिषद सदस्यता प्रदान करने से संबंधित अपनी समिति की राय पर स्वयं उक्त देश की सदस्यता की पात्रता पर विचार करती है, यानी वो सदस्य बनने योग्य है या नहीं, यह सुरक्षा परिषद जो है उस पर विचार करती है, जिसमें वह बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में संतुष्ट होकर महासभा के पास अपनी सिफारिश भेज देती है। सुरक्षा परिषद की उस सिफारिश उसके सभी स्थायी सदस्यों की सहमति पर ही आधारित है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर सुरक्षा परिषद एवं अंत में महासभा अपने निर्णय ले सकती है। द्वितीय महासचिव डॉग हैमरशोल्ड के निधन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद महासचिव के लिए स्थायी सदस्यों की सहमति प्राप्त करना एक संकट का विषय बन गया था। सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति की स्थापना माना जाता है। सुरक्षा परिषद पहले तो विवाद को प्रस्तावों द्वारा समाप्त करना चाहती है, उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करती है और अंत में सैनिक कार्यवाही की शक्ति एवं अधिकार का प्रयोग कर सकती है। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र की सेना का कहीं उल्लेख नहीं है। सुरक्षा परिषद के पास यह अधिकार जरूर है कि वह सदस्य राष्ट्रों से किसी भी समय उसे सेनाएं उपलब्ध कराने को कह सकती है। ठीक है, यानी चार्टर में कहीं भी उसके सुरक्षा परिषद की सेना के बारे में कहीं भी उसका वर्णन, उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन सुरक्षा परिषद को यह अधिकार है कि वह अपने सदस्य राष्ट्रों से किसी भी समय उसे सेना उपलब्ध कराने को कह सकती है, जिसे वह निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग करने का आदेश भी कर सकती है। चार्टर ने सुरक्षा परिषद को अधिकृत किया है कि वह शांति की स्थापना के लिए जल, थल तथा नभ सेना का जैसा उसको सही लगे वैसा प्रयोग कर सके, यथाउचित जो जैसा सही हो वैसा प्रयोग कर सके। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही कोई राष्ट्र जिसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की गई हो, सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वंचित किया जा सकता है। परिषद को पुनः सदस्यता प्राप्त करा देने का भी अधिकार है, यानी सुरक्षा परिषद यदि चाहे तो फिर से सदस्यता प्राप्त करा भी सकता है। सुरक्षा परिषद के निर्णय पर ही ऐसा राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगातार अवहेलना की हो, सदस्यता से निकाला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन परिवर्तन अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 सदस्यों के मत के अलावा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के समर्थन पर ही हो सकता है। ठीक है, चार्टर में संशोधन जो है अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 सदस्यों के मत और साथ ही साथ सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनके समर्थन पर ही हो सकता है। परिषद के 4 तरीके। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए सुरक्षा परिषद 4 प्रकार के तरीके अपना सकता है। पहला,
संबंधित राष्ट्र को आपसी वार्ता और पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, पंचों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है। तीसरा, वह प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकती है। चौथा, जरूरत पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्यवाही कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं है, पर सैनिक कार्यवाही के लिए सदस्य राष्ट्रों की सेनाएं उसे प्राप्त होती है। सुरक्षा परिषद संबंधित राष्ट्रों से अपने विवादों को शांतिपूर्ण माध्यम से सुलझाने का आग्रह कर सकती है। परिषद प्रत्येक ऐसी परिस्थिति की जांच भी कर सकती है जब उसे स्थिति बिगड़ने का आभास होने लगे। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का पुलिस स्टेशन कहा जा सकता है। वह यानी सुरक्षा परिषद सदस्य राष्ट्रों से अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के अलावा सभी उपाय करने का आग्रह कर सकती है। यदि किसी राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद के शांतिपूर्ण समाधान की अवज्ञा कर दी हो तो वह सभी सदस्यों से इस बात का अनुरोध कर सकती है कि वे अपराधी राष्ट्र से अपने आर्थिक संबंध पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर ले। सदस्य राष्ट्रों से यह भी कहा जा सकता है कि उक्त राष्ट्र से हर तरह से कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए जाएं एवं सभी सदस्य राष्ट्र उससे सब तरह के रेल, समुद्र, वायु, पोस्ट, रेडियो, टेलीफोन एवं संचार के अन्य संबंध समाप्त कर ले। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सुरक्षा परिषद के अधिकार में ऐसे कोई साधन नहीं है जिनका वह अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध प्रत्यक्ष उपयोग कर सके। अधिकतर संभावना यह रहती है कि सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा दी गई सलाह पर कार्यवाही न करे, क्योंकि सुरक्षा परिषद के उक्त आदेश भी बाध्यकारी नहीं होते। यदि कभी दुर्भाग्यवश अपराधी राष्ट्र का समर्थन कोई महाशक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है तो सुरक्षा परिषद की सब कार्यवाही उपदेश मात्र रह जाएगी। यदि सुरक्षा परिषद को यह विश्वास हो जाए कि शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध किए गए असैनिक उपाय अपर्याप्त हैं तो वह तुरंत जल, थल या नभ सेना द्वारा कार्यवाही कर सकती है। इस तरह की कार्यवाही पूर्ण सैनिक दबाव का रूप भी ग्रहण कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुरक्षा परिषद का संगठन ऐसा किया गया है कि यदि उसके सभी स्थायी सदस्य एकमत होकर कार्य करें तो विश्व में शांति भंग होने का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं का अंतर है और उनके राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट जो है, आपस में इतने अधिक टकराते हैं कि सुरक्षा परिषद को जो भी सैनिक शक्तियाँ उपलब्ध है उनका यथार्थ उपयोग बहुत ही कम संभव है। पिछले वर्षों में सुरक्षा परिषद ने सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है, बहुत ही एक्टिवली इसने काम किया है। खाड़ी संकट के समय 1991 में इराक के विरुद्ध सुरक्षा परिषद ने प्रभावी आर्थिक प्रतिबंध लगाए और बाद में सैनिक कार्यवाही भी की। 31 मार्च 1992 को सुरक्षा परिषद ने 10-0 से पारित एक प्रस्ताव में लोकरबी, स्कॉटलैंड में हुई एक अमेरिकी विमान दुर्घटना के 2 अभियुक्तों को अमेरिका या ब्रिटेन को न सौंपने के लीबियाई निर्णय के कारण उसके विरुद्ध वायु तथा सैन्य प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। 13-14 अगस्त 1992 को परिषद ने बोस्निया हर्जेगोविना के संकटग्रस्त नागरिकों को मानवीय सहायता की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र को बल प्रयोग की अनुमति दी। 28 अप्रैल 1993 को सुरक्षा परिषद ने यूगोस्लाविया पर दबाव बढ़ाते हुए उसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद से निष्कासित करने की सिफारिश कर दी। नवंबर 1997 में संपन्न सुरक्षा परिषद की बैठक में लीबिया पर 1992 में आरोपित सैन्य एवं हवाई प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया। परिषद की सैनिक स्टाफ समिति
सुरक्षा परिषद सशस्त्र सेनाओं को उपयोग में लाने की योजनाएं एक सैनिक स्टाफ समिति की सलाह से बनाएगी। यह सैनिक स्टाफ समिति सुरक्षा परिषद को जिन विषयों में सहायता और परामर्श देगी वे इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की सैनिक आवश्यकताएं। इस समिति के अधीन सेनाओं का प्रयोग और कमान, शस्त्रों का नियंत्रण एवं संभावित निशस्त्रीकरण। इस समिति के सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के सैनिक स्टाफों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि होंगे। सुरक्षा परिषद के उपयोग के लिए दी गई सशस्त्र सेनाओं का सामरिक संचालन सैनिक स्टाफ समिति के हाथ में होगा और यह परिषद के अधीन होगी। सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली तथा वीटो। चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का वर्णन है। चार्टर क्या है? यह विश्व का संविधान है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का संविधान एक प्रकार से, और इसके जो नियम है उसको सबको मानना है। इसके अनुसार चार्टर की धारा 27 के अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषय में परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से किए जाएंगे। प्रक्रिया संबंधी विषयों का आशय ऐसे मामलों से है जिनमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रित करना आदि हो। इसके अलावा सब विषय महत्वपूर्ण या सारवान सब्सटेंटिव माने जाते हैं, समझे जाते हैं। ऐसे विषयों के निर्णयों के लिए 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट के साथ साथ 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में वोट दे दे तो वह विषय अस्वीकृत समझा जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार प्राप्त है। स्थायी सदस्य कौन कौन है सुरक्षा परिषद के? कमेंट करके आपको बताना है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रक्रिया संबंधी विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों में निर्णय के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति अनिवार्य है। यदि कोई भी स्थायी सदस्य इन विषयों में निर्णय लेने के समय अपना नकारात्मक मत यानी वीटो प्रदान करता है तो सुरक्षा परिषद उन विषयों पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। इस प्रकार स्थायी सदस्यों में से किसी भी एक नकारात्मक मत सुरक्षा परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की इस शक्ति को निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति कहते हैं। इस प्रकार तथाकथित 5 बड़ों में से कोई भी सदस्य दूसरे राज्यों के संबंध में निर्णय लेने एवं उनके विरुद्ध विधि लागू करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन स्वयं विधि के ऊपर है, ठीक है। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य है वे स्वयं विधि के ऊपर है, लेकिन वो दूसरे राज्य के संबंध में निर्णय लेने एवं इनके विरुद्ध विधि या कानून लागू करने में सक्षम है। निषेधाधिकार की पृष्ठभूमि। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान याल्टा शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले निषेधाधिकार का प्रस्ताव रखा था। स्टालिन तथा चर्चिल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भी मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श के क्रम में चारों महाशक्तियां इस पर एक मत रही। निषेधाधिकार का आधार यह विचार था कि उत्तरदायित्व तथा अधिकार परस्पर संबंधित होने चाहिए। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तीसरे आयोग के अधिशासी अधिकारी ग्रेसन क्रिक के अनुसार निषेधाधिकार 2 मूलभूत धारणाओं पर आधारित है। इनमें से प्रथम धारणा यह थी कि किसी भी सशस्त्र कार्यवाही में उसका भार प्रधानतया महाशक्तियों को वहन करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप परिषद के इन सदस्यों से यह आशा करना अव्यावहारिक होगा कि वे अपनी सेनाओं को उन कार्यवाहियों के लिए प्रदान करेंगे जिनके कि वे विरोध में है। दूसरी धारणा यह थी कि संघ को अपनी शक्ति के लिए महाशक्तियों के आवश्यक सहयोग पर निर्भर रहना चाहिए। यदि वह सहयोग अपर्याप्त रहता है तब सशस्त्र सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं भी अवश्य ही असफल हो जाएंगी। निषेधाधिकार का प्रयोग। सोवियत रूस ने 16 फरवरी 1946 को पहली बार निषेधाधिकार का यानी वीटो पावर का प्रयोग किया। लेबनान तथा सीरिया ने अपने देशों से ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सेना हटाए जाने का आग्रह किया था।
अमेरिका का प्रस्ताव था कि सेनाएं शीघ्र न हटाई जाए। सोवियत रूस चाहता था कि सेनाएं तुरंत हटा ली जाए। इसीलिए सोवियत रूस ने अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो द्वारा समाप्त कर दिया। इराक मुद्दे पर इस समय सारे विश्व की निगाहें हैं। जहां अमेरिका इराक पर भीषण हमला कर रहा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान इसे अनुचित मान रहे हैं। सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्य भी एकमत नहीं है। ऐसे में एक बार फिर स्थायी परिषद के सदस्यों का विशेष अधिकार वीटो चर्चा में आ गया। संयुक्त राष्ट्र की 1945 में स्थापना के बाद सोवियत संघ, अब रूस ने सुरक्षा परिषद में 123 बार वीटो का इस्तेमाल किया है। इस विशेष अधिकार का इस्तेमाल करने वाले सदस्यों में अमेरिका का दूसरा स्थान है, जिसने 82 बार वीटो का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार, जबकि चीन ने 6 बार वीटो का निषेधाधिकार का इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वीटो शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए 9 वोटों की ज़रूरत होती है। परिषद में 5 स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन 9 वोटों में स्थायी सदस्यों का एकमत होना जरूरी है। स्थायी सदस्यों के वीटो पावर यानी नकारात्मक मत के अधिकार की आलोचना होती रही है। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में वीटो के जरिए अड़ंगा लगाने की आदत डाल रखी थी। हाल में अमेरिका ने इजरायली सरकार के पक्ष में बार बार वीटो का इस्तेमाल किया। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के वीटो पावर के आलोचकों का कहना है कि यह व्यवस्था समाप्त होने से सुरक्षा परिषद में बहुमत से फैसले हो सकेंगे। सुरक्षा परिषद का रूप बदलने के पक्ष में भी तर्क दिए गए हैं। अभी तक 5 में से एक भी स्थायी सदस्य ने वीटो पावर खत्म कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है। सुरक्षा परिषद में इतने कम समय में इतनी अधिक बार वीटो के प्रयोग से विश्व में निराशा का वातावरण तैयार होना स्वाभाविक था। रूस एक समय सोवियत संघ वीटो के इस्तेमाल पर इतना नियमित हो गया था कि 1957 से 1985 के बीच विदेश मंत्री रहे आंद्रे ग्रोमिको को मिस्टर नॉट के नाम से जाना जाने लगा था। और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास के पहले 10 साल में सोवियत संघ ने 79 बार 79 टाइम्स वीटो का प्रयोग किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने मात्र 2 बार वीटो का इस्तेमाल किया। पहली बार बोस्नियाई सर्बों के पक्ष में और दूसरी बार साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र अभियान की वित्तीय व्यवस्था के विरोध में। अमेरिका सुरक्षा परिषद के पिछले 9 वीटो में से 7 अमेरिका ने प्रयोग किए हैं। इनमें से 6 बार उन प्रस्तावों के विरोध में अमेरिकी वीटो किए गए जिनमें किसी न किसी तरह इजराइल की आलोचना की गई थी। वह अब तक 35 बार इजराइल के पक्ष में वीटो का प्रयोग कर चुका है। अमेरिका ने 53 बार अकेले वीटो इस्तेमाल किया। ब्रिटेन ने कुल 32 बार वीटो का प्रयोग किया है। इनमें से 23 मामलों में अमेरिका ने भी उसका साथ दिया, जबकि 14 बार फ्रांस का वीटो उसके साथ था। ब्रिटेन का अंतिम वीटो 1989 में इस्तेमाल हुआ था, जब उसने अमेरिका और फ्रांस के साथ उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें पनामा में अमेरिकी हस्तक्षेप की निंदा की गई थी। ब्रिटेन का अकेला वीटो 7 बार सामने आया। फ्रांस ने 18 बार वीटो का इस्तेमाल किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने 13 बार फ्रांस के वीटो का साथ दिया। स्वेज नहर मामले में फ्रांस और ब्रिटेन साथ साथ थे। चीन वर्ष 1946 से 1971 तक सुरक्षा परिषद में चीन स्थायी सदस्यता चीनी गणतंत्र यानी ताइवान से मिली हुई थी। उसने मंगोलिया के संयुक्त राष्ट्र सदस्यता संबंधी आवेदन के विरोध में वीटो दिया। बाद में चीन ने 1972 में 2 बार वीटो का इस्तेमाल किया, जिनमें से एक बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के प्रस्ताव के विरोध में था। चीन का अंतिम वीटो 1997 में ग्वाटेमाला में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक भेजे जाने के प्रस्ताव के विरोध में था। क्या वीटो के बार बार प्रयोग के लिए सोवियत रूस को दोषी ठहराना तर्कसंगत है? यह सच है कि अब तक सोवियत रूस ने ही सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया, लेकिन इसके साथ सोवियत रूस की कठिनाइयों को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए।
सोवियत संघ किसी भी दशा में अपनी वीटो शक्ति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र को पंगु नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इसकी स्थापना में उसकी प्रमुख भूमिका थी। पश्चिमी राष्ट्रों ने यदि प्रारंभ से ही सोवियत रूस को विश्वास में लेकर कार्य करना प्रारंभ किया होता तो सोवियत रूस के वीटो के कारण महत्वपूर्ण प्रश्न अनिर्णित नहीं रह जाते। संयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं की यह इच्छा कभी नहीं थी कि इस संगठन को पश्चिमी राष्ट्रों के हित साधन का एक माध्यम समझ लिया जाएगा। कुछ आलोचकों का मत है कि अमेरिका तथा उनके मित्र राष्ट्र अपना आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का खुलकर प्रयोग करने लगे। इसलिए सोवियत संघ को बार बार वीटो का प्रयोग करना पड़ा। वस्तुतः सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग शीत युद्ध का दूसरा रूप है। निषेधाधिकार का परिणाम। निषेधाधिकार यानी वीटो के कारण अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का निर्णय दुर्लभ हो गया। सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्रों को अमेरिका के विरोध के कारण एवं अमेरिका समर्थक राष्ट्रों को सोवियत संघ के विरोध के कारण बहुत दिनों तक संघ की सदस्यता नहीं मिली। ब्रिटेन एवं फ्रांस ने वीटो का सहारा लेकर सन 1956 में मध्य पूर्व की शांति एवं सुरक्षा को भंग किया। निषेधाधिकार के अधिक प्रयोग से सुरक्षा परिषद का प्रभाव घटने लगा। सुरक्षा परिषद की निर्बलता के कारण महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा। निषेधाधिकार के प्रभाव को कम करने के लिए अंतरिम समिति और शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित करने पड़े। वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति में भी बहुत बाधाएं उत्पन्न हुई। दोहरा निषेधाधिकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रक्रिया संबंधी तथा महत्वपूर्ण विषयों में भेद तो करता है, लेकिन उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। प्रक्रिया संबंधी मामले के अलावा किसी भी विषय में निर्णय के समय महाशक्तियों यानी स्थायी सदस्यों में से कोई भी नकारात्मक मत प्रदान कर सकता है और इस प्रकार परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है। यह शक्ति पहली वीटो की शक्ति पावर ऑफ फर्स्ट वीटो कहलाती है। दूसरे वीटो का प्रश्न उस समय उठता है जबकि सुरक्षा परिषद को यह तय करना होता है कि कोई विषय प्रक्रिया संबंधी प्रोसीजरल है या नहीं। क्योंकि यह प्रश्न कि कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है अथवा नहीं एक कार्य विधिक प्रश्न नहीं है, अतः इस पर निर्णय लेते वक्त 9 सदस्यों के मत अनिवार्य है, जिनमें 5 स्थायी सदस्यों के मत भी शामिल होते हैं। इस प्रश्न के निर्धारण में स्थायी सदस्य दूसरे वीटो सेकेंड वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। संक्षेप में इन प्रावधानों के कारण ऐसा कहा जा सकता है कि दोहरी वीटो की शक्ति के कारण महाशक्तियों को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा वे सुरक्षा परिषद की किसी भी कार्यवाही को रद्द करवा सकती है। निषेधाधिकार के विपक्ष में तर्क यानी वीटो के विपक्ष में विरोध में तर्क या आलोचना, वीटो का आलोचना। अनेक आलोचकों के अनुसार सुरक्षा परिषद अपने सामूहिक सुरक्षा के कार्य में असफल हो गई है और इस असफलता का प्रधान कारण महाशक्तियों का निषेधाधिकार यानी वीटो पावर है। पामर तथा पर्किंस के अनुसार किसी भी बात में संयुक्त राष्ट्र में लोक विश्वास को कम करने में उतना योग नहीं दिया जितना कि सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार उपयोग अथवा दुरुपयोग ने। डब्ल्यू आर्नोल्ड फोस्टर के अनुसार वीटो का भय संपूर्ण व्यवस्था पर छाया हुआ है। ऐसी व्यवस्था के रक्त में ही पक्षाघात है। यह उस कार के समान है जिसका स्टार्टर किसी भी समय उसकी यंत्र व्यवस्था में गड़बड़ करके उसके इंजन को रोक सकता है। वीटो की इन तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती है। वीटो की व्यवस्था के कारण, वीटो की आलोचना है ये सब। वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद में बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य जम गया है और बहुमत का कोई महत्व नहीं रह गया है। केल्सन के अनुसार वीटो के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त हो गया है और इस प्रकार अन्य सदस्यों पर उनकी कानूनी प्रभुता स्थापित हो गई है। चार्टर के द्वारा सब सदस्यों को समान माना गया है, पर वीटो की व्यवस्था इस सिद्धांत का उल्लंघन करती है। वीटो के प्रयोग से सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी कार्यवाही को विफल या असफल कर सकता है और विश्व लोकमत की उपेक्षा कर सकता है। वीटो महाशक्तियों की निरंकुशता और स्वच्छंदता का परिणाम है। इसे महाशक्तियों ने अपनी शक्ति के बल पर
अन्य सदस्यों पर लाद दिया है, क्योंकि कोई भी महाशक्ति वीटो की अनुपस्थिति में संघ का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं थी। यानी वीटो की पावर प्राप्त किए बिना कोई भी महाशक्ति जो है संघ का सदस्य नहीं बनना चाहती थी। वीटो की तुलना ऐसी साजिश से की गई है जो बंदूक के बल पर की गई है। महाशक्तियों ने वीटो का दुरुपयोग किया है। वीटो के कारण सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो गई है। त्रिग्वे ली के शब्दों में, वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र नपुंसक है। यह महाशक्तियों के संघर्ष द्वारा पक्षाघातग्रस्त कर दिया गया है। वीटो के प्रयोग ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए नाटो, सीटो, सेंटो जैसे प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की रचना करने लगे। सन 1946 में फिलीपाइंस के प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कह दिया कि वीटो एक फ्रैंकेस्टीन दैत्य है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी व्यवहारिक कार्यवाहियों को रोक देता है। निषेध अधिकार के पक्ष में तर्क, अनिवार्यता। सुरक्षा परिषद से वीटो की व्यवस्था को हटा देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सोवियत संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रभावशाली सदस्य बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक थी। वीटो की व्यवस्था न होने पर अमेरिका और ब्रिटेन, जिन्हें विश्व के राष्ट्रों का बहुमत प्राप्त था, सोवियत रूस और उसके सहयोगी राष्ट्रों को हर मौके पर पराजित कर सकते थे। इस हालत में संयुक्त राष्ट्र संघ पश्चिमी गुट के हाथों में एक कठपुतली बन जाता और सोवियत संघ का उसमें शामिल होना व्यर्थ होता। वीटो की व्यवस्था ने सोवियत रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ में उतना ही प्रभावकारी बना दिया जितना प्रभावकारी अमेरिका और ब्रिटेन का बहुमत था। E.A. स्टीवेंसन ने कहा है कि स्वयं वीटो हमारी कठिनाइयों का आधारभूत कारण नहीं है, यह सोवियत संघ के लोगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण एवं दीर्घकालीन विभेदों का प्रतिबिंब मात्र ही है। संक्षेप में वीटो के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वे इस प्रकार है। वीटो के पक्ष में दिए गए तर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए महाशक्तियों के बीच पारस्परिक सहयोग हो, यानी महाशक्तियाँ जो है एक दूसरे का सहयोग करें। महाशक्तियों के सहयोग के बिना सामूहिक व्यवस्था संभव नहीं है। राष्ट्र संघ की विफलता या असफलता का एक कारण अमेरिका और सोवियत रूस का उससे पृथक रहना था। स्टीवेंसन के शब्दों में, यदि 5 बड़े राष्ट्र अपने महत्वपूर्ण हितों से संबंधित किसी मामले में राजी नहीं होते तो उनमें से किसी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग एक बड़े युद्ध को जन्म देता है। वीटो की व्यवस्था ने शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों में बड़े राष्ट्रों का सहयोग निश्चित करके यह भी तय कर दिया कि सुरक्षा परिषद का जो भी निर्णय होगा वह बहुत सोच समझकर और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ होगा। वह ऐसा निर्णय नहीं कर सकेगी जिसे पूरा करने की शक्ति उसमें ना हो। चूँकि इसके निर्णयों के लिए 5 बड़े राष्ट्रों का सहयोग अनिवार्य है, अतएव उन निर्णयों को कार्यान्वित करने में उन पर सामूहिक दायित्व होगा। अतः उसकी कार्यवाहियों की सफलता प्रायः निश्चित हुआ करेगी। वीटो कई बार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक हल करने में वरदान भी सिद्ध हुआ है। संयुक्त राज्य के आरंभिक वर्षों में यह कहा जाता था कि यदि वीटो को हटा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का कार्य सुगम हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा होता, वीटो को हटा दिया जाता, तो इसमें एक गुट की प्रधानता हो जाती। वीटो ने संघ के विभिन्न पक्षों में संतुलन बनाए रखा और किसी भी गुट को अपना मनमाना कार्य करने से रोका है। उदाहरण के लिए सुरक्षा परिषद में कश्मीर के प्रश्न पर जब ब्रिटिश अमेरिकन गुट ने पाकिस्तान का समर्थन करना चाहा तो सोवियत रूस ने 1958 में 2 बार वीटो के प्रयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को संभाला। वीटो का प्रयोग बड़ी शक्तियाँ एक दूसरे पर अंकुश बनाए रखने के लिए करती है। यदि कभी वीटो को समाप्त करने का प्रयास सफल भी हुआ तो सोवियत संघ निश्चित ही संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता को त्याग देता। इस बात में 2 मत नहीं हो सकते कि सोवियत संघ के अभाव में संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व नगण्य हो जाता। संयुक्त राष्ट्र को बनाए रखने के लिए वीटो की बुराइयों को स्वीकार करना ही सार्थक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सदैव कहा करते थे कि संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल न होने से लंगड़ा संयुक्त राष्ट्र ही अच्छा है।
वीटो संयुक्त राष्ट्र की समस्त कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद एवं महासभा में वीटो की व्यवस्था नहीं है। यदि हम वीटो रहित सुरक्षा परिषद की कल्पना करें तो हमें आभास होगा कि किसी बड़े अशुभ को रोकने के लिए छोटे अशुभ के रूप में वीटो एक आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि अमेरिका अपने सभी स्थायी सदस्यों की सहायता से एवं अपने बहुमत के प्रभाव से कोई ऐसा निर्णय कराने में सफल हो जाता जिसे चीन स्वीकार नहीं करना चाहता या उक्त निर्णय चीन के हितों के प्रतिकूल है, तो निश्चित ही चीन अपनी हर संभव शक्ति से उस निर्णय के क्रियान्वयन को रोकने का प्रयास करेगा, जिससे स्वाभाविक रूप से दोनों गुटों पूर्व एवं पश्चिम के मध्य बड़ा संघर्ष हो सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का स्वरूप ग्रहण कर लेगा। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के निर्णयों की अवहेलना होगी, जिससे उसका महत्व बहुत घट जाएगा। उक्त अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए यही उचित होगा कि चीन अपने निषेध अधिकार यानी वीटो के द्वारा उस प्रस्ताव को ही समाप्त कर दे। इसके अलावा शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकृत होने एवं लघु असेंबली की स्थापना वीटो का महत्व गौण पड़ गया है। अब वीटो का प्रभाव मुख्य रूप से सदस्यता के संबंध में रह गया है। विश्व शांति के संबंध में अब महासभा को अत्यंत विस्तृत अधिकार मिल गए हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र का कोई काम रुक नहीं सकता। वीटो के कायम रहते हुए भी महासभा द्वारा बहुत से कामों को संपन्न कराया जा सकता है। स्लीचर के शब्दों में वीटो असहमति सूचक लक्षण है, न कि इसका कारण है। अतः वीटो व्यवस्था के समाप्त कर देने से महाशक्तियों के मतभेद दूर नहीं होंगे और इससे कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। फिर वीटो कई बार के प्रश्नों के लिए प्रयुक्त होता है। सदस्यता और शांतिपूर्ण समझौते के संबंध में इस व्यवस्था की समाप्ति जो है लाभप्रद है, लेकिन शांति भंग की तथा आक्रमण की दशा में सैनिक कार्यवाही के संबंध में वीटो की व्यवस्था को समाप्त करना बहुत विवादास्पद और नई समस्याओं को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए इस परिस्थिति में वीटो व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। निषेध अधिकार का सुधार। निषेध अधिकार या वीटो की बुराइयों को दूर करने के लिए समय समय पर अनेक सुझाव दिए गए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सब तरह के निर्णयों के लिए 15 सदस्यों में 8-9 या अधिक मत पर्याप्त माने जाए। प्रक्रिया संबंधी विषयों में केवल साधारण बहुमत का होना ही उचित है एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर 2/3 अर्थात 15 में से 10 मत होना ही पर्याप्त है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि जिन प्रश्नों का सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य एक मत न हो, उन्हें अंतिम निर्णय के लिए महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि वीटो का प्रयोग तभी उचित होगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करे। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि मौलिक निश्चयों के लिए सुरक्षा परिषद के 3 स्थायी सदस्यों के मत आवश्यक है। कुछ विचारकों का मत है कि जब स्थायी सदस्य विपक्ष में मत दे तभी वीटो का प्रयोग माना जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि नए राष्ट्रों के प्रवेश शांतिपूर्ण ढंग से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति पर वीटो का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वीटो के सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव रखे गए हैं, परंतु वीटो की व्यवस्था में कोई औपचारिक परिवर्तन नहीं किया जा सका है। वैसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव, यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन तथा लघु असेंबली, लिटिल असेंबली जैसे व्यवहारिक उपायों से वीटो का महत्व कम अवश्य हो गया है। सुरक्षा परिषद तथा महासभा के पारस्परिक संबंध। सुरक्षा परिषद तथा महासभा दोनों संयुक्त राष्ट्र के प्रमुखतम अंग है। महासभा को कुछ विद्वान संघ की संसद और सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका कहकर पुकारते हैं। चार्टर के अनुसार दोनों अंगों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। कई मामलों में दोनों आपस में मिलकर यानी सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों आपस में मिलकर काम करती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करना। कोई भी राज्य संयुक्त राष्ट्र का सदस्य तभी बनाया जा सकता है जब उसके प्रार्थना पत्र पर सुरक्षा परिषद अपनी सहमति प्रदान करे तथा महासभा निर्धारित बहुमत से उस पर मिलकर
उस पर निर्णय ले। इसी प्रकार सदस्यों के निलंबन तथा निष्कासन के विषय में महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर कार्य करती है। इन कार्यों के लिए दोनों ही अंगों का योगदान आवश्यक है। यदि इनमें से एक भी संस्था विरोधी मत प्रकट करती है तो उस प्रश्न पर निर्णय असंभव हो जाता है। सुरक्षा परिषद को अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा को भेजनी पड़ती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के बजट को भी महासभा पारित करती है। जहाँ तक विश्व शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने का प्रश्न है, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है, परंतु सुरक्षा परिषद अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ या असफल रहती है तो महासभा इस विषय में भी कार्यवाही कर सकती है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 ने महासभा को यह शक्ति प्रदान की है। संक्षेप में, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जबकि महासभा तथा सुरक्षा परिषद एक दूसरे के साथ सहयोग करे तथा मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संकटों का निवारण करे। सुरक्षा परिषद में सुधार। कोफी अन्नान द्वारा प्रस्तुत प्रारूप मार्च 2005। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए 2 अलग अलग विकल्पों वाली सुधार योजना का प्रारूप महासचिव कोफी अन्नान ने 21 मार्च 2005 को महासभा में पेश किया। सुधार प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए दो प्रारूप दिए गए। दोनों ही प्रारूपों के तहत विस्तारित सुरक्षा परिषद में सदस्यों की 24 संख्या अनुशंसित की गई है तथा स्थायी सदस्यों के रूप में परिषद विस्तारित सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 24 संख्या अनुशंसित की गई तथा स्थायी सदस्यों के रूप में परिषद में शामिल किए जाने वाले नए सदस्यों को वीटो का अधिकार दोनों ही प्रारूपों में नहीं दिया गया है। पहले प्रारूप के तहत 6 नए स्थायी सदस्य वीटो अधिकार के बिना और 3 अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में जोड़े जाने की अनुशंसा है, जिससे परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़कर 24 हो जाएगी। वहीं दूसरे प्रारूप के तहत 8 सदस्यों को 4-4 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है तथा न्यायी सदस्यों की संख्या में एक ही वृद्धि इस योजना के तहत प्रस्तावित है। 4 वर्ष की अस्थायी सदस्यता वाले सदस्यों की सदस्यता लगातार अगले कार्यकाल के लिए भी जारी रखी जा सकेगी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के 4 प्रबल दावेदारों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें 59th अधिवेशन के दौरान G4 का गठन किया। इन 4 राष्ट्रों में भारत के अतिरिक्त जापान, जर्मन और ब्राज़ील शामिल है। चारों देशों ने G4 ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अपनी मुहिम में शेष तीनों को भी समर्थन प्रदान किया है। इन देशों के नेताओं की 22 सितंबर 2004 को न्यूयॉर्क में संपन्न बैठक में एक दूसरे को समर्थन प्रदान करने की औपचारिक घोषणा की गई। G4 के इन देशों ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की समर्थन की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम इस आधार पर उठाया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के पूरे इतिहास में इन देशों का ठोस योगदान रहा है तथा चारों देशों ने हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र को एक सार्थक बहुराष्ट्रीय निकाय बनाने की वकालत की है। वक्तव्य में कहा गया कि 1945 से अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 4 गुना बढ़ गई है। इस परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिसमें विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देशों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व की गुंजाइश हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए G4 के फैसले के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान और इटली के नेतृत्व वाले काफ़ी क्लब ने ऐलान किया कि वह परिषद के विस्तार के खिलाफ अपनी मुहिम तेज करेगा। पाकिस्तान साफ तौर पर भारत की दावेदारी का विरोध नहीं करता, लेकिन वह स्थायी श्रेणी में किसी नए इजाफे का विरोध करता है। उधर चीन ने जापान के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इटली और स्पेन जर्मनी का विरोध करते हैं, जबकि मेक्सिको, अर्जेंटीना आदि देश ब्राज़ील का विरोध करते हैं। G4 को अपना प्रस्ताव महासभा से पारित करवाने के लिए 192 सदस्यीय महासभा के 2/3 अर्थात 128 सदस्यों का समर्थन हासिल करना होगा। उसके किसी भी प्रस्ताव को गिराने के लिए सिर्फ 64 मतों की ज़रूरत होगी।
इस तरह समूह 4 की कोशिशों को नाकाम करने के लिए कॉफ़ी क्लब को सिर्फ 64 देशों का समर्थन जुटाना होगा। सुरक्षा परिषद की भूमिका का मूल्यांकन। बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए औजार की तरह प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ में खिलौना मात्र है। आजकल महाशक्तियों का सहारा पाकर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अनसुना कर देते हैं। बड़े राष्ट्रों की इच्छा के विपरीत किसी भी तरह का निर्णय वहाँ संभव नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद का निर्णय वीटो संपन्न राष्ट्रों का निर्णय है। सुरक्षा परिषद की सफलता में उसकी शक्तिहीनता भी बाधक है। उसके पास अपनी कोई फौजी शक्ति नहीं है। सुरक्षा परिषद के निर्णयों का आज अनेक राष्ट्र सम्मान नहीं करते एवं बड़े राष्ट्र स्वयं उसकी उपेक्षा करते हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रभाव बढ़ना एक अनिवार्य तथ्य हो गया है। महासभा के पास भी कोई स्पष्ट शक्ति तो नहीं, लेकिन वह विश्व की संसद का स्वरूप धारण करती जा रही है। 3 नवंबर 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने महासभा को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की है। संक्षेप में महासभा का बढ़ता हुआ महत्व सुरक्षा परिषद की भूमिका के ह्रास का कारण है। फिर भी सुरक्षा परिषद का महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। सुरक्षा परिषद का महत्व इसलिए भी कम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 महाशक्तियों का प्रतिनिधित्व है और वर्तमान समय में भी विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए पांचों महाशक्तियों का सहयोग आवश्यक है। लेकिन पांचों स्थायी सदस्यों के पारस्परिक संघर्ष के कारण, एक दूसरे के बीच में जो संघर्ष होता है उसके कारण सामूहिक सुरक्षा तथा विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली दुर्बल तथा अव्यावहारिक सिद्ध हुई है। सोवियत संघ के विघटन के बाद सुरक्षा परिषद संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ उसके बाद सुरक्षा परिषद जो है सिक्योरिटी काउंसिल वह यूएसए के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। जहां एक ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या में अपार वृद्धि हुई है, वहां सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या यथार्थपूर्व रही है। अतः परिवर्तित परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद की सदस्यता में वृद्धि करके इसे प्रतिनिध्यात्मक बनाया जाना चाहिए।